हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट की, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। इन आर्टिकल्स को ये बोलते हैं कि मैंडेटरी आर्टिकल्स होते हैं, जो कि किसी भी सिनेरियो में कुछ एक्सेप्शन उनको छोड़ के ये मिलते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जो कि इंडिया में रह रहा है। तो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं मिल रहे हैं, सपोज राइट टू एजुकेशन, सपोज अगर आपको नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ के लिए आप कोर्ट तक जा सकते हैं। राइट टू फूड हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया। तो अगर अगर आप मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको फंडामेंटल राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो आर्टिकल यूज करोगे वो है आर्टिकल नंबर 32, लेकिन जो हाई कोर्ट है वहाँ पे आप इस चीज के लिए आर्टिकल 226 का यूज करके जा सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड। फंडामेंटल राइट्स आर, तो सेम चीज यहाँ पे लिखी है, पार्ट 3 में है, 12 से 35 तक है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 12 क्या बोलता है? 12 बोलता है स्टेट की डेफिनेशन को बताता है, स्टेट की डेफिनेशन को। ओके। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू को। तो ये बोलता है आर्टिकल 13 कि अगर कोई लॉ या बाई लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो लॉ नल एंड वॉइड माना जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर कोई लॉ बन गया जो कि राइट टू फूड या फिर राइट टू इक्वलिटी को या किसी भी फंडामेंटल राइट्स को इम्पैक्ट करता है, तो वो लॉ खारिज माना जाएगा। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है जुडिशियल रिव्यू की। ये जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स, ये लिए गए हैं बिल ऑफ राइट्स से। आगे बढ़ते हैं। तो दो आर्टिकल्स हमने देख लिए। 12 बोलता है स्टेट की डेफिनेशन। 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब जब भी कोई न्याय होगा तो उस केस में दोनों लोग जो भी दोषी हैं वो कानून की नज़र में समान है। आर्टिकल 14 देख लिया। 15 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे के बेसिस पर उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आर्टिकल 15 से ही यहीं से रिजर्वेशन की स्टार्टिंग, रिजर्वेशन का कहीं ना कहीं रूट पे बोलते हैं इसी को, क्योंकि यहीं पे मेंशन है SC ST OBC के लिए कि आप उनको स्पेशल कैटेगरी में आप उन्हें कंसीडर करो और आप उन्हें उसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। कहने कहीं यहीं से बेस बनता है उस चीज़ का। तो अगला आर्टिकल है अपना आर्टिकल नंबर 16 ये बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि नौकरियों में समानता। 16 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि पहले आपने देखा होगा कि पहले टाइम पे बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी चलती थी, छुआछूत ये सब। तो अगर आप इस चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है आर्टिकल 17 का यूज़ करके। नेक्स्ट आर्टिकल 18 ये बोलता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल। कुछ टाइटल्स थे जो बहुत पहले यूज़ करते थे, लंबरदार वगैरह हो गए, कुछ ऐसे टाइटल्स जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थे, बट आज के टाइम पे वो टाइटल्स यूज़ नहीं किया जा सकते। कुछ छोड़कर, जैसे कि कुछ टाइटल्स हैं कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण हो गया, शौर्य चक्र हो गया, परमवीर चक्र हो गया। ये टाइटल्स उन कैटेगरीज में नहीं आते, ये एक्सेप्शनल हैं, ये उनसे हटके हैं। अगर किसी को पद्म भूषण या पद्मश्री की से उसे सम्मानित किया गया है तो आप उसे ये नहीं बोल सकते कि ये इसका वायलेशन नहीं है वो चीज़। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 19, यहाँ पर 6 फ्रीडम की बात कही गई। आर्टिकल ऑफ सॉरी 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट एंड रेजिडेंस, प्रोफेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ जो 6 फ्रीडम है, ये उस केस में ही वैलिड है जब तक कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता।
पब्लिक ऑर्डर अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो कहीं पर एकत्रित हो गए तो फिर वहां पे एक्शन लिया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 20 ये बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी के लिए है, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। दूसरी चीज, अगर कोई कानून पहले नहीं था और वो कानून और उसने वो अपराध अभी किया है और उसके लिए कानून नहीं था तो उसको सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कि इसके इसी इसी के तहत वो निर्भया कांड था, उसके केसेस में वो बंदा जो नाबालिग था वो बचा था क्योंकि वो उस समय लॉ नहीं था ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। तो ये इसको थोड़ा मैं हाईलाइट करता हूँ। उस बंदे की जो एज थी वो नाबालिग था, लेस देन 18 एज थी, और इसके लिए कोई कानून उस समय नहीं था इसलिए वो बच गया था। बट उसके बाद फिर पिक्चर ये सामने आई, फिर लॉज बने उस चीज़ के ऊपर। आर्टिकल अब बढ़ते हैं आर्टिकल 21 की तरफ। तो ये है, ये ये मिलता है दोषी के लिए। कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको ये मिलता है। अब बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21। ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कब जीने का अधिकार, आपकी खुद की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 से ये होता है राइट टू एजुकेशन। तो अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही तो आप उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। बट आई थिंक ये उतना फॉलो नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मतलब आप देख रहे हो क्या मतलब एजुकेशन की रियलिटी है। तो आई थिंक मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो राइट टू एजुकेशन, उसको कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, राइट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऐसा होना चाहिए आई थिंक, मतलब मेरा ऐसा परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की। आर्टिकल नंबर 22 ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। कोई भी व्यक्ति, ये होता है कि अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो आप अपना जो वकील है उसको हायर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके के उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, इस तरीके के जो राइट्स है उसको मिलते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 23 ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, कि अगर आप जो बेगारी हो गया ये सब चीज़ें आज के समय पे आज के समय पे नहीं एक्सेप्टेबल हैं। जैसे कि चाइल्ड लेबर, 14 साल से उम्र के कम के बच्चे अगर कोई अगर लेबरी करता है तो ये चीज़ वो चीज़ वेल वो चीज़ मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 14 ये बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर फैक्ट्री ऑफ, सॉरी आई थिंक मैंने मिक्स कर दिया इसको। ये चीज़ लेट मी करेक्ट दिस, ये चीज़ यहाँ पर है। आर्टिकल नंबर ये आर्टिकल 24 ये बोलता है कि अगर कोई चाइल्ड है, चाइल्ड लेबर, अगर कोई 14 से नीचे का कोई बच्चा है, अगर कोई वो लेबर लेबर में इन्वॉल्व है, चाइल्ड लेबर ही करता है, तो वो उस केस में वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक ऑफेंस है। आर्टिकल 23 24। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 25 ये बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, मतलब आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कुछ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आर्टिकल 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप जो भी धर्म कर रहे हैं, जो भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप रिलीजियस मूवमेंट वगैरह कुछ अगर उस पे चीज़ें रिक्वायरमेंट है तो वो आप कर सकते हैं। अगला आर्टिकल आर्टिकल 27 नो कंपल्शन टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ इन रिलीजन, अगर आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं तो उसके लिए आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल ये बोलता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर किसी अगर आप गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशन को अगर स्पॉन्सर कर रही है तो वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा वगैरह ये नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ होली ओन्ड है, अगर आप कुछ चलाते हो तो वहाँ पर ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो।
अगला आर्टिकल आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ओके, सो माइनॉरिटीज में भी कुछ हैं, जैसे कि जैन हो गया, बुद्ध हो गया, सिख हो गया, ये चीज़ें आती हैं। तो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की बात कही गई है कि ये बोलती है, आर्टिकल से बोलता है कि अगर आप कोई ऐसा कुछ, जैसे कि अगर आपकी कुछ लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, तो आप उस स्क्रिप्ट को, उस लैंग्वेज को बचा सकते हो। उसके लिए आर्टिकल 29 है, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। बढ़ते हैं आगे। अगला आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो अगर कोई माइनॉरिटीज से बिलोंग करता है तो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो ओपन कर सकता है, और वहाँ पर जो उनके जो रिक्वायर्ड हैं, जो शिक्षा है, वो वहाँ पर दे सकता है। ये जो आर्टिकल नंबर 32, इसे B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है B.R. अम्बेडकर। तो इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो इसमें 5 रिट होती हैं: हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यूआरेंटो, सर्ट्यूरी। सो ये रिट होती हैं, ये टोटल 5 रिट्स होती हैं, 5। तो सबसे पहले है इसमें हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस तो ये बोलता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैव द बॉडी ऑफ। तो अगर कोई पुलिस अगर किसी के साथ अगर गलत करती है, तो अगर आपको लगता है सही नहीं है, तो आप वहाँ जाके बोल सकते हो कोर्ट के अंदर कि आप इस रिट का यूज़ करके, तो पुलिस उस जो गुमशुदा बंदा है उसे खोज के लाएगी कोर्ट में, वो चीज़ कोर्ट में उसको पेश करेगी। मंडमस ये बोलता है कि अगर कोई अपर कोर्ट है, उसने कोई ऑर्डर दिया, तो जो लोअर कोर्ट्स हैं जितनी भी, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो नीचे की जो भी कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हो गया और सेशन कोर्ट हो गया, इन सबको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। प्रोहिबिशन, अगला जो रेट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसके पास अथॉरिटी है कि आपको वो चीज़ करने से रोक सकती है, कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप ये ना करो। क्यू वारंटो, कि सपोज कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या वो कोई इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट कमांड कर सकती है, लाइक वी कमांड टू फॉलो दिस एंड डू दिस। तो वो उसको काम करने का आदेश दे सकती है। शर्टेवरी होता है कि अगर कोई केस है तो उसको सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर ले सकती है कि नहीं, हम आपसे केस लेकर अपने पास ले रहे हैं आपसे केस। तो ये एक ओवरव्यू था फंडामेंटल राइट के ऊपर। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो ये आई थिंक ये पहला वीडियो है फंडामेंटल राइट पे जो मैंने भी डाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।